नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम ये जो सीरीज चला रहे हैं ये स्पेशल यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल के टॉप लेवल के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरी उम्मीद रहेगी कि इसमें से क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम में मिले। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसमें क्या है कि एक 0.4 मीटर लंबा चालक जिसे 30 एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है को 0.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाले बल की गणना करें। यहाँ पे इस चालक की लंबाई दिया गया है 0.4 मीटर, इसमें करंट फ्लो हो रही है 30 एम्पियर और जो फ्लक्स डेंसिटी है वह 0.8 टेस्ला है। तो फिर इस पर लगने वाले बल की आपको गणना करनी है। फार्मूला क्या लगेगा? तो फार्मूला होता है F = I/B/L साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा मान देखिए यहाँ पे लंबवत है, यानी साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब इसी में मान पुट करना है। करंट जो है आई यहाँ देखिए 30 एम्पियर दिया गया है, 30 एम्पियर हो जाएगा, इनटू बी जो है फ्लक्स डेंसिटी होता है, इसका मान यहाँ दिया है 0.8 हो जाएगा, इनटू एल जो है कंडक्टर की लंबाई है, ये यहाँ पे दिया है 0.4 मीटर, इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसी में आपको गुणा करना है पूरे को, तो क्या हो जाएगा? 0.8 से 30 में गुणा करेंगे तो 8 3 का 24 और 0 एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा 0, तो ये 24 हुआ। फिर 24 में हमको 0.4 से गुणा करना होगा, तो 24 चौका 96 होता है और एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 9.6 हो जाएगा। चूंकि ये हमने फोर्स निकाला है तो इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, एक परिनालिका जिसमें 1000 टर्न है में 5 एम्पियर में फ्लक्स परिवर्तन 20 वोल्ट प्रेरित होता है, तो फिर फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा? तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है E = N/d∅/dt होता है। E वोल्टेज है, N टर्न की संख्या है और d∅ फ्लक्स परिवर्तन है और फ्लक्स परिवर्तन में लगने वाला समय डेल्टा t है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप एक बार फिर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है 1000 टर्न यानी N का मान हो जाएगा, 5 सेकंड यानी dt का मान 5 सेकंड हो जाएगा और 20 वोल्ट का वोल्टेज प्रेरित होता है, उत्पन्न होता है, तो यह E का मान हो जाएगा। अब इसी में आपको पुट करना है, d∅ का मान ज्ञात करना है, फ्लक्स परिवर्तन। यहाँ पे वोल्टेज 20 है इक्वल टू टर्न जो है 1000 है इंटू d∅ ज्ञात करना है अपान dt 5 सेकंड दिया है। ये 0 से ये 0 मारा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 और d∅ के साथ देखिए ये 100 का गुणा है, तो d∅ का मान निकालेंगे तो d∅ के मान में क्या होगा? तो d∅ के साथ गुणा किसका है? 100 का, तो इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी भाग में 100 हो जाएगा। ये इससे 0 कट जाएगा। 1/10 का मतलब क्या है? एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक में 10 से भाग नहीं जाएगा तो एक पॉइंट लगाएंगे तो फिर ये 10 होगा। अब ये एक बार में कट जाएगा, यानी एक हुआ। आंसर क्या आया? 0.1। चूंकि हमने क्या निकाला है? d∅ फ्लक्स निकाला है, तो फिर फ्लक्स का मात्रक
वेबर हो जाएगा। और यही चीज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 0.1 वेबर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। वोल्टेज दिया गया है 200 वोल्ट और वाट दिया, पावर दिया 100 वाट, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फार्मूला R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी में हम रखेंगे मान। अब वी स्क्वायर देखिए, वोल्टेज का मान 200 दिया गया है, तो 2 बार 200 इंटू 200 करेंगे। क्यों? क्योंकि वी स्क्वायर में है। अपान पी का मान कितना है, 100 वाट है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400। हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम, यानी 400 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें है कि एक शुद्ध प्रेरक में औसत शक्ति व्यय क्या होता है। शुद्ध इंडक्टर हुआ या शुद्ध कैपेसिटर हुआ, इसमें करंट वोल्टेज के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो इसमें ग्राफ जो बनता है प्योर इंडक्टिव के लिए, यहाँ करंट होती है, यहाँ वोल्टेज होता है और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अगर यही प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहता तो उसमें यहाँ पे करंट हो जाती, यहाँ पे वोल्टेज हो जाता, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। तो आप बताइए कि जब हम पावर का फार्मूला लगाएंगे तो P इक्वल टू वी आई कास फाई लिखेंगे। अब कास फाई प्योर इंडक्टिव है, तो इस ग्राफ को आप देखिए, तो इसके बीच करंट एंड वोल्टेज के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे कास 90 डिग्री रख देंगे। कास 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस पूरे का मान 0 कर देगा ना, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, इन सब में शक्ति, व्यय शक्ति, औसत शक्ति क्या होगी, 0 होती है। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आप सभी स्टूडेंट को आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सब ध्यान से देखिएगा। RL या RC परिपथ के समय स्थिरांक क्या होंगे। RL सर्किट है और RC सर्किट है, इसमें समय कांस्टेंट का मान आपको बताना है। तो अगर RL सर्किट है, इसका मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों इंक्लूड हैं, और RC सर्किट है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये दोनों इंक्लूड हैं। तो फिर RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा क्या, तो इसके लिए टाइम कांस्टेंट ई टाउ इक्वल टू L/R होता है। ये जो हो रहा RL सर्किट के लिए रहा। इसके बाद RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर R इंटू सी होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में ये चीज दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है L/R RL सर्किट का और RC सर्किट का। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सभी अनुनाद परिपथ में अनुनाद पर पावर फैक्टर शक्ति गुणक क्या होता है। तो अनुनाद परिपथ में यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, 1 होता है। आप सब जानते भी होंगे कि एसी सर्किट में पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में होता है और डीसी सर्किट का पावर फैक्टर सदैव 1 होता है। यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पावर फैक्टर पूछा था, तो रेजोनेंस के कंडीशन में पावर फैक्टर 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान 0 होता है। इन्हीं के बीच में
पावर फैक्टर का मान वेरी करता रहता है और डीसी का 1 होता है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें एक कैस्केड में संयोजित तो मशीनों में पोल क्रमशः 12 और 8 हैं। एक कैस्केड के कनेक्शन में संयोजित मशीन है जिसमें पोल 2 दिए गए हैं, एक 12 है और एक 8 पोल की मशीन है। यदि सप्लाई आवृत्ति 25 हर्ट्ज है तब सेट की संभावित गति क्या होगी। कैस्केड के संयोजित मशीन है और इसमें 2 मशीनें कपल्ड हैं, एक तो है 12 पोल की और एक है 8 पोल की। तो संयुक्त रूप से इनको फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है 25 हर्ट्ज मिल रही है, तो फिर इनका संभावित रोटेशन क्या है, इसकी स्पीड क्या होगी। पहले तो आइए आप फार्मूला देखिए कि कैस्केड का फार्मूला बनता क्या है। तो कैस्केड NS इक्वल टू 120 F अपान P1 प्लस P2 यानी दोनों मशीनों के पोल का योगफल होता है। अब देखिए यहीं पे आप इसमें मान आपको पुट करना है 120, ये तो कांस्टेंट मान है, इनटू देखिए फ्रीक्वेंसी दिया गया है 25 अपान P1 प्लस P2। तो P1 प्लस P2 का मतलब है P1 12 और P2 8, तो 8 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 12 तो 6 हो जाएगा। अब 25 छक्का 150, 150। हमने क्या निकाला है स्पीड, तो स्पीड को किस में कैलकुलेट करते हैं, आरपीएम में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है 150 आरपीएम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें है कि निम्न में से किस मोटर को लोकोमोटिव में प्रयोग किया जाता है। किस मोटर का प्रयोग रेलवे इंजनों में इसका प्रयोग हम करेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम रेलवे इंजन लोकोमोटिव में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डीसी सीरीज मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे इंजन में डीसी सीरीज मोटर को प्रीफर करने की एक वरीयता होती है, मतलब लाभ कहिए, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है और वहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टार्क की ही आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, इसमें क्या है कि 0.08 हेनरी की कुंडली की 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो फिर रिएक्टेंस का मान क्या होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान आपको बताना है। आप सब जानते भी होंगे कि इंडक्टिव सर्किट में एक्सल जो होता है वह रेजिस्टेंस के रूप में ही कार्य करता है। अब एक्सल इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, 2 पाई एफ एल हो जाएगा। अब इसी में मान पुट करना है और इसका भी एक प्रकार का ये रेजिस्टेंस ही होता है, तो इसका भी मात्रक ओम ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी देखिए 60 हर्ट्ज दिया है 60, और इंटू एल का मान देखिए यहाँ पे दिया है 0.08 दिया है। आप इसी में पूरे में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30.1 के आसपास आएगा, यानी राउंड फिगर में आप इसको 30 ओम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 30 ओम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें गुणा करना है, इसका आंसर उतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें है कि एक एसी परिपथ में सदा होता है। एसी परिपथ में 3 तरीके के ये पैरामीटर्स मिलते हैं एसी सर्किट वाले चैप्टर में। इसमें ट्रिंगल पे देखे जाते हैं तो ये जो होता है ये एपरेंट पावर होता है, ये जो होता है ये रिएक्टिव पावर होता है, और ये जो होता है ये एक्चुअल पावर होता है। एपरेंट पावर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिव पावर को क्यू से, और एक्चुअल पावर यानी ट्रू पावर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आप सब हाई स्कूल में कक्षा 10th में पढ़े भी होंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है कि सबसे बड़ी भुजा पर बना हुआ वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय में। और इसमें ये कंडीशंस भी होती है
कि ये जो भुजा है जिसे हम एपरेंट पावर, जिसे हम कर्ण भुजा भी बोलते हैं, इसकी लंबाई हमेशा इन दोनों से अधिक होती है। फार्मूला इसमें बनाते हैं उस कंडीशंस में, तो एस स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसे रिएक्टिव पावर को kVAR में रीडिंग करते हैं, एक्चुअल पावर यानी ट्रू पावर को किस में रीड करते हैं, किलोवाट में करते हैं, और एपरेंट पावर को वोल्ट एम्पियर में किया जाता है। तो इसमें सबसे या कभी भी किसी भी कंडीशंस में ये वाली राशि का मान यानी ये वाली भुजा का मान अधिक होगा और इसे हम एपरेंट पावर कहते हैं। अब देखिए टर्म कि किस ऑप्शन में एपरेंट पावर को बड़ा दिखाया जा रहा है। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है एपरेंट पावर बड़ा है एक्चुअल पावर से, तो ये तो रूल पे बैठ रहा है ना, फिलहाल के लिए सही है। अब कहीं देखिए रिएक्टिव पावर दिया है, एक्चुअल पावर दिया है, रिएक्टिव पावर दिया, ये तो सब गलत है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किसी भी कंडीशंस में एसी सर्किट में कभी भी एपरेंट जो पावर होगा वो इन दोनों पावर से ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें है कि एक डीसी जनरेटर की शून्य लोड पर 270 वोल्ट तथा निर्धारित वोल्टता 240 वोल्ट है। जनरेटर का वोल्टेज नियमन क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया है। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड इंटू 100 होता है। अब इसी में देखिए नो लोड का मान दिया गया है 270 वोल्ट और फुल लोड वोल्टेज का मान दिया है 240 वोल्ट। अब इसी में मान को पुट करना है तो 270 माइनस 240 अपान 240 इंटू 100 हो जाएगा। 270 में से 240 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा अपान 240 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब 25 का आधा क्या होगा, 12.5 हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर बी 12.5% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें है कि एक 200 वोल्ट शंट जनरेटर की गति 200 आरपीएम है। यदि गति 750 आरपीएम कर दी जाए तब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। इसका मान आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो देखिए यहां पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एक पढ़े होंगे जनरेटर में बैक ईएमएफ का फार्मूला, जनरेटर के केस में जनरेटर के केस में कि Eg इक्वल टू फाई जेड एन पी अपन 60A। अब यहां से देखिए शंट जनरेटर के जनरेटिंग वोल्टेज और स्पीड के बीच रिलेशन बनाना है, तो यही तो जनरेटिंग वोल्टेज है ना और ये स्पीड है, तो इसके बीच का रिलेशन क्या है, समानुपाती है। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, V1 अपान V2 इक्वल टू N1 अपान N2। याद रखिएगा कि यहाँ पे जनरेटिंग वोल्टेज Eg है, तो हम इस क्वेश्चन में हम मान ले रहे हैं कि ये V1 है और इसके नीचे V2 आएगा। चूंकि चीज अलग होती है, जनरेटिंग वोल्टेज अलग है, टर्मिनल वोल्टेज अलग है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन हम लगाते हैं। अब फार्मूला हमको क्या मिला था, V1 अपान V2 इक्वल टू N1 अपान N2 मिला था। अब इसी में मान पुट करना है। देखिए 200 वोल्ट जनरेटिंग वोल्टेज दिया है, 200 हम रख देंगे अपान प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरा हमको ज्ञात करना है, तो इसमें क्या कर देंगे, V2 कर देंगे इक्वल टू, आप इसको इजी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजी भी करेंगे तो बात वही है, आप यहाँ पे इजी कर लीजिए, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे N1 जो दिया गया है वह 200 आरपीएम दिया गया है और N2 जो दिया है 750 दिया गया है। अब देखिए ये 200 से ये 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इजी का मान कितना मिला, 750 मिला। चूंकि प्यारे साथियों इसमें टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो चुका है हमसे, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को हल करेंगे, इसका सटीक जो आंसर आएगा
250 आएगा। तो कोई भी आप इसमें ऑप्शन बना सकते हैं। देखिए यहीं पे मिस्टेक हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी एक दिया है 250, फिर डी में भी 250 हो चुका है। तो डी वाले ऑप्शन को आप 750 कर लीजिए और 750 वोल्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें क्या है कि एक 20 HP 200 वोल्ट दिष्ट धारा मोटर की घूर्णन भार लगभग कितना होगा। मोटर की भार धारा लगभग कितनी होगी, धारा पूछा गया है। अब धारा के लिए कैलकुलेट करना है। तो एक पावर, देखिए ये HP नहीं हो करके ये होगा क्या, तो ये 20 किलोवाट होगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 20 HP ना होकर के 20 किलोवाट है। वोल्टेज दिया गया है 200, तो इसमें लोड करंट बतानी है, पूर्ण भार धारा बतानी है। तो एक फार्मूला आप सब पढ़े होंगे, P = VI। अब यहाँ से I = निकालेंगे तो इसी को हम लोड करंट बोल दे रहे हैं, = P/, क्या हो जाएगा, V। अब इसी में मान पुट करना है। वोल्टेज पावर कितना है, 20 किलोवाट, तो चूंकि किलो को वाट में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, अपन वोल्टेज कितना है 200 दिया गया है, तो 200 वोल्टेज कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 2 5 10 हो जाएगा, अब 20 5 100 हो जाएगा। कितना आया, 100 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर ए 100 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि इसमें वोल्टेज लिखा गया है, आप लोग एम्पियर ए कर लीजिएगा। कल ये क्वेश्चन बताते वक्त कुछ दिक्कतें आ गई थी, इसलिए हम डिस्कनेक्ट हो गए थे प्यारे साथियों। इस बार इसको फिर हम डिस्कशन इसमें कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्टार स्टार सिस्टम में 200 वोल्ट का एक लाइन वोल्टेज है, तो निम्नलिखित में फेज वोल्टेज क्या होगा। इसके जो पार्ट हमारा 5 नंबर पार्ट था, सॉरी 4 नंबर पार्ट था, उसमें हमने पूरा स्टार और डेल्टा के बारे में समझाया हुआ है, वहां से आप कंप्लीट देख लीजिएगा इसको। इस क्वेश्चन में हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो देखिए स्टार स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। अब यहाँ पे लाइन वोल्टेज 220 दिया गया है, तो ये 220 लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो फेज वोल्टेज यहाँ से निकालेंगे तो √3 से इसमें भाग हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 220 अपन √3 का मान 1.732 होता है। जब इसमें आप भाग देंगे तो आंसर जो आएगा 127 पॉइंट कुछ आएगा। राउंड फिगर में 127 आप इसको मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 127 वोल्ट। इसमें स्टार और डेल्टा के बारे में लाइन टू लाइन, फेज टू फेज, लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, पावर, इसके लिए हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप देखिएगा तो बहुत कंप्लीट अच्छे तरीके से वहां हमने समझाया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें क्या है कि एक पूर्ण लोड के 7/8 पर ट्रांसफार्मर की कॉपर हानियां 4900 वाट हो, तो पूर्ण भार पर कॉपर हानि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पूर्ण भार जो होगा वो x होगा। अब x का कितने पर दिया गया है, तो 7/8 पर ये दिया गया है 4900 वाट। तो x इंटू इसका स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब क्या करेंगे कि अब x इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 अपान 64 इक्वल टू ये 49 हो जाएगा। अब देखिए ये 49 से ये 49 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचा 100, और 100 में 64 से गुणा करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 पर 00 6400 आ जाएगा। चूंकि यह एक प्रकार का लॉस है, तो लॉस को कैलकुलेट करते हैं वाट में, तो इसका मात्रक वाट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6400 वाट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि सभी क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको समझा देंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि हम पर डे इवनिंग में 7 PM पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।